हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 18 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 19 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 18 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों 3 या 4 मॉडल पेपर का टेस्ट देके रोजाना हमारे साथ में चल सकते हैं। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली में शामिल नहीं है। बताइए, राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली में क्या शामिल नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर दे रखे हैं। देखिए, इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, बिल्कुल सही है। यह किसी मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार या अन्य किसी अधीनस्थ प्राधिकरण को निर्देश दे सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह 1 वर्ष से पुराने मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, यह भी बिल्कुल सही है। अब 3 सही है तो चौथा ऑटोमेटिक क्या हुआ, गलत हुआ। चौथा देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, यह पीड़ित व्यक्ति को नुकसान के भुगतान की क्षतिपूर्ति करता है। दोस्तों, यह गलत दे रखा है। देखिए, ये क्षतिपूर्ति खुद नहीं करता है, ये सिफारिश करता है सरकार या प्राधिकरण से कि भाई इनको ये सहायता राशि दी जाए। सिफारिश कर सकता है लेकिन खुद नहीं देता। तो यहां पर ये गलत दे रखा है, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है। तो दोस्तों, कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। दोस्तों, इनकी जो नियुक्ति है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इनको पद से हटाता है कौन, राष्ट्रपति। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानवाधिकार संदेश पत्रिका किसकी है। मानवाधिकार संदेश पत्रिका किसकी है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये पत्रिका है राज्य मानवाधिकार आयोग की। मानवाधिकार संदेश पत्रिका किसकी है, तो ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की ये पत्रिका है। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। कौन राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। तो यहां पर देखिए, उच्च न्यायालय का रिटायर्ड या कार्यरत न्यायाधीश बन सकता है, जिसने कम से कम 7 वर्ष तक जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, यह भी बन सकता है। मानवाधिकारों के संबंध में विशेष अनुभव रखने वाला व्यक्ति, ये भी दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य बन सकता है। अब चौथा देखिए, वह देखिए कम से कम 7 वर्ष तक वकालत की हो, ये दोस्तों अपना इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अनिवार्यतः उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। ये वकालत तो दोस्तों काफ़ी लोग करते हैं, तो इनको नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है यहाँ पर। 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र सदस्य जो उसके कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हों। बताइए कौन रहे हों, कार्यवाहक अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है महेश चंद्र शर्मा। महेश चंद्र शर्मा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहां पर 6 नंबर का प्रश्न है, सचिवालय के बारे में गलत कथन है। सचिवालय के बारे में गलत कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, सचिवालय व्यवस्था अंग्रेजों की देन है, बिल्कुल सही है। सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सचिवालय स्टाफ एजेंसी है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, राज्य में सचिवालयों के विभागों को मंत्रालय कहा जाता है, ये इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों, राज्य में सचिवालय के विभागों को प्रशासनिक विभाग या केंद्र सरकार ने इन्हें मंत्रालय कहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये
राज्य में सचिवालय के विभागों को मंत्रालय, ये गलत हो जाएगा, प्रशासनिक विभाग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो और ये जो विभाग सचिवालय में जब केंद्र की बात आती है तो उसे मंत्रालय कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे राज्य की बात हो रही है तो प्रशासनिक विभाग कहते हैं, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे राज्य सचिवालय के निम्न पदक्रमों को ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित करें, तो यानी कि सबसे बड़ा पद कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा पद होता है प्रशासनिक विभाग में, तो वो होता है मुख्य सचिव, तो यहाँ पे मुख्य सचिव ये 1 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों दूसरा, वो होता है अतिरिक्त उप सचिव, अतिरिक्त उप सचिव ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों इसमें जिसको आप बोल सकते हैं संयुक्त सचिव, ठीक है। उसके बाद में संयुक्त सचिव ये तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पर आ जाएगा दोस्तों उप सचिव, तो यहाँ पर ये चौथा नंबर पर उप सचिव आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख होता है, राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, अभी बताया था मैंने आपको, मुख्य सचिव होता है दोस्तों। प्रशासनिक विभाग का जो प्रमुख होता है वो मुख्य सचिव होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का अधिकारी होता है, ठीक है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन। 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले मुख्य सचिव कौन थे, तो दोस्तों वो मुख्य सचिव थे विपिन बिहारी लाल माथुर, विपिन बिहारी लाल माथुर। इन्होंने दोस्तों 4 मुख्यमंत्रियों के साथ में काम किया, कौन कौन से, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, फिर वापस हरदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत के काल में ये दोस्तों विपिन बिहारी लाल माथुर है, ये मुख्य सचिव के पद पर रहे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव कौन थे, प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा वो है निरंजन आर्य। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निरंजन आर्य, और ये राजस्थान के 43वें मुख्य सचिव बने थे, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है, भारतीय संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है, तो दोस्तों ये कनाडाई जो संघीय व्यवस्था पर आधारित है भारतीय मॉडल, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता नहीं है, निम्न में से भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देखिए द्वैध राज्य पद्धति, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तीनों संघात्मक विशेषता है भारतीय संविधान की, लेकिन सशक्त केंद्र ये इसकी विशेषता नहीं है। ये यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, राज्य सूची में मूलतः कितने विषय थे, तो दोस्तों राज्य सूची के अंदर मूलतः 66 विषय थे, ठीक है। कितने विषय थे, मूलतः कितने विषय थे, 66 विषय थे। केंद्र सूची में मूलतः कितने विषय थे, 97, अब कितने हैं, 100। राज्य सूची में अब कितने हैं, 61, और समवर्ती सूची में अब कितने हैं, 52। मूलतः कितने थे, 47 थे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी चाहिए। आगे देखिए, भारतीय संविधान बताइए क्या होगा, दोस्तों भारतीय संविधान है ये कठोर एवं लचीला दोनों है, दोस्तों भारतीय संविधान है ये कठोर एवं लचीला दोनों है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि कठोर एवं लचीला दोनों है। 15 नंबर का प्रश्न है, सही कथन पहचाने, दोस्तों यहाँ पे अपने को सही कथन पहचानना है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है, नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है, ये यहाँ पर सही कथन है। दोस्तों भारतीय संघ अमेरिका संघ के विपरीत नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। दोस्तों
यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यह लाइन आपको याद रखनी है। आगे देखिए, भारत में 1967 तक रही एक दलीय व्यवस्था को कांग्रेस व्यवस्था किसने कहा। भारत में 1967 तक रही एक दलीय व्यवस्था को कांग्रेस व्यवस्था किसने कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रजनी कोठारी ने कहा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रजनी कोठारी ने कहा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है देखिए बहुदलीय व्यवस्था। ये भारतीय दल की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति का महिमा मंडन, ये भी दोस्तों भारतीय दल की विशेषता है। क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के दल, ये भी विशेषता है। सुधारवादी दलों की अनुपस्थिति, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ये भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता है, वो नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल थे। प्रथम आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें, बताइए कितने थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 थे। ठीक है दोस्तों, प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था और उस समय 14 राष्ट्रीय और 39 राज्य स्तरीय के दल विद्यमान थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, नवीनतम मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। नवीनतम मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, असुमेलित पहचाने, एक तरफ पार्टी है दूसरी तरफ गठन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में हुआ, बिल्कुल सही है। शिवसेना का गठन है वो 1966 में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। बहुजन समाज पार्टी का जो गठन है वो 1984 में हुआ, बिल्कुल सही है। बीजू जनता दल का गठन है वो दोस्तों 1998 में दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। और दोस्तों ये बीजू जनता दल है, ये केरल की क्षेत्रीय पार्टी है और इसके संस्थापक हैं नवीन पटनायक। ठीक है, इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है शंख। ठीक है, और दिसंबर 1997 में दोस्तों इस दल की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे 1998 दे रखा है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज़ादी से पूर्व 1946 में राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन है। बताइए कितनी देशी रियासतें थे, कितने ठिकाने थे और कितने चीफ कमिश्नर थे, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने, 1 चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 3 ठिकाने कौन कौन से थे वो तो सभी को पता होगा, कुशलगढ़, लावा और निमराना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेवाड़ के किस महाराणा ने 25 से 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से उदयपुर में राजाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया। बताइए 25 से 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से उदयपुर में राजाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया। बताइए एक सम्मेलन है वो मेवाड़ के किस महाराणा ने यह आयोजित किया था। राइट आंसर हो जाएगा महाराणा भूपाल सिंह ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, किस रियासती राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने कहा था ये कहा था दोस्तों महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था ये। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तृतीय चरण का जो उद्घाटन है वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पर
25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राजधानी चुनाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? राजस्थान में राजधानी चुनाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? राइट आंसर हो जाएगा पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है। देखिए, राजस्थान की रियासतों के संबंध में असत्य कथन है। राजस्थान की रियासतों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत थी, बिल्कुल सही है। झालावाड़ सबसे नई रियासत थी, ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत बीकानेर, गलत हो जाएगा दोस्तों। बताइए कौन सी थी? जोधपुर थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बीकानेर गलत दे रखा है, जोधपुर आना चाहिए था। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पेपर बहुत शानदार लेवल का है और ऐसे ही अगर आप रोजाना टेस्ट देते रहिए तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट पेपर के अंदर है वो आप अच्छा स्कोर है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। बहुत ही शानदार लेवल का ये मॉडल पेपर है। रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है परीक्षा तक। करीबन परीक्षा तक मैं आपको 60 से 70 मॉडल पेपर है वो करवाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, सप्तम चरण में निम्न में से किस क्षेत्र का समावेश पुनर्गठित राजस्थान में नहीं किया गया? 7वां चरण में बताइए किसका समावेश नहीं किया गया राजस्थान में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें आबू देलवाड़ा तहसील का। दोस्तों यहां पर देखिए सॉरी नहीं किया गया ये पूछा है यहां पर। ठीक है, 7वें चरण में तो आबू देलवाड़ा का किया गया था, अजमेर का मेरवाड़ा प्रदेश का भी किया गया था और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था सुनेल टप्पा वो भी किया गया दोस्तों इसमें। ठीक है, यहां पर देखिए सिरोज क्षेत्र झालावाड़। ठीक है दोस्तों, ये सिरोज क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश को दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन सुमेलित है। दोस्तों गलत कथन सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ संघ है दूसरी तरफ राजधानी है। बताइए कौन से संघ की राजधानी कौन सी थी वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी उदयपुर थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, व्रत राजस्थान संघ की राजधानी जयपुर थी, बिल्कुल सही है। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी, बिल्कुल सही है। पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी दोस्तों यहां पर बूंदी दे रखा है जो कि गलत दे रखा है, कोटा आना चाहिए था यहां पर। ठीक है, पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? कोटा थी। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की वह महिला जिसने बिजोलिया में महिलाओं के जुलूस का नेतृत्व किया, बेंगू में सत्याग्रही महिलाओं को मार्गदर्शन दिया, भारत सेवक समाज से जुड़ी रही। राजस्थान की वह महिला जिसने बिजोलिया में महिलाओं के जुलूस का नेतृत्व किया, बेंगू में सत्याग्रही महिलाओं का मार्गदर्शन किया, भारत सेवक समाज से जुड़ी रही। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अंजना देवी चौधरी। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी। ठीक है, ये 2 बार जेल भी गई थी ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए कालीबाई डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की निवासी थी, बिल्कुल सही है। कालीबाई की हत्या 20 जून 1947 को कर दी गई, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। नानाबाई खाट कालीबाई के अध्यापक थे, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों कालीबाई के अध्यापक का नाम सेंगाबाई था। क्या नाम था? सेंगाबाई। और जो नानाबाई खाट है ये दोस्तों प्रजामंडल कार्यकर्ता थे, ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर पार्वती गहलोत बनी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक
ठीक है, और ये जोधपुर की निवासी थी। इन्होंने उच्च शिक्षा है वो इंग्लैंड से प्राप्त की थी। तो यहाँ पर सेंगा भाई आना चाहिए था, यहाँ पे नाना भाई खांट है, ये गलत दे रखा है। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दे रखे हैं, बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। ठीक है, सॉरी, अब देखिए यहां पे क्या पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है। क्या पूछा गया है, असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना रत्न शास्त्री ने, यानी कि रत्ना शास्त्री ने की। बिल्कुल सही है दोस्तों, रत्ना शास्त्री ने की थी वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, और ये जो रत्ना शास्त्री है ये राजस्थान की प्रथम महिला थी जिसे पद्मश्री प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, पद्मश्री प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला जानकी देवी बजाज थी, ये गलत हो जाएगा। देखिए पद्मश्री प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी, तो रत्न शास्त्री थी, मैंने अभी आपको बताया। तो ये दूसरा नंबर का कथन है वो क्या हो जाएगा, इसमें असत्य हो जाएगा। आगे देखिए, विजय सिंह की पत्नी का नाम जानकी देवी था, बिल्कुल सही है। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की दाई का नाम रूपा दाई था, बिल्कुल सही है ये भी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही असत्य है और वो है दूसरा नंबर का ऑप्शन है वो असत्य है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की, राइट आंसर हो जाएगा शांता त्रिवेदी ने की। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शांता त्रिवेदी ने 1947 में की थी दोस्तों महिला परिषद की स्थापना। आगे देखिए यहाँ पे नेह निधि, रसपुंज, प्रेम संपुट, राम रहस्य और भावना प्रकाश पुस्तकें किसकी है। दोस्तों ये सभी पुस्तकें हैं, ये सुंदर कंवर की पुस्तक है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ। अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1982 में दोस्तों अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री सम्मान है वो प्राप्त हुआ। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 35 नंबर का प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादे मालदेव से रूठने के बाद किस किले में रही। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादे मालदेव से रूठने के बाद कौन से किले में रही, तो दोस्तों ये अजमेर के तारागढ़ किले में रही थी। यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये उमादे हैं ये जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री थी। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया। राजस्थानी शब्द है ये दोस्तों किसने प्रयुक्त किया था सर्वप्रथम, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। इनकी एक पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें इन्होंने राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1912 में। आगे देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की भाषा कहलाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की जो भाषा है ये कहलाती है दोस्तों वागड़ी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर वागड़ी। आगे देखिए, राजस्थान में बोलियों और उनके क्षेत्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में बोलियों और उनके क्षेत्र के संबंध में असत्य कथन यहाँ पर अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखिए, काठेड़ी बोली जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में प्रचलित है, बिल्कुल सही है। 84 बोली जयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम एवं टोंक जिले के पश्चिमी भाग में प्रचलित है, बिल्कुल सही है। जयपुर के पूर्वी भाग में राजावाटी बोली बोली जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा देखिए, अलवर और अजमेर के कुछ क्षेत्रों में मेवाती भाषा बोली जाती है। दोस्तों जो अलवर एवं भरतपुर जिलों का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो मेव जाति रहती है, ठीक है, मेव जाति, दोस्तों मेव जाति की बहुलता के कारण इसे मेवात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ की बोली है वो मेवाती कहलाती है। तो यहाँ पे अजमेर है वो इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, अजमेर इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। अलवर तो बिल्कुल सही है। अगर अजमेर की जगह अगर भरतपुर आता तो ये इसमें सही होता, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर।
39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निमाड़ी बोली के संबंध में असत्य कथन है। निमाड़ी बोली के संबंध में असत्य कथन है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसे मालवी की उपबोली माना जाता है, बिल्कुल सही है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थान दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इस पर गुजराती, भीली एवं खानदेशी का प्रभाव है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली है जिसमें किसी की प्रशंसा दोहों के रूप में की जाती है, क्या कहलाती है? उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली है जिसमें किसी की प्रशंसा दोहों के रूप में की जाती है, क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है द्वावेत कहलाती है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वावेत। ठीक है। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थानी साहित्य की डिंगल शैली के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? देखिए असत्य कथन से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे क्या है कि आपका जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो रहा है और एक प्रश्न के अंदर आपको 4 प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं वो आपको रोज़ाना अगर मेरे साथ में चलोगे तो आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे डिंगल शैली के संबंध में पूछा है असत्य कथन। देखिए यह पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, बिल्कुल सही है। डिंगल का अधिकांश साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों ये चारण जाति के कवियों द्वारा लिखित है, भाट का इसमें ये गलत दे रखा है। तो अपना असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन असत्य हो जाएगा। आगे देखिए, इसका विकास गुजरी अपभ्रंश से हुआ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें असत्य कथन पूछा था इसलिए बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, नयन चंद्र सूरी का ग्रंथ हमीर महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया? तो दोस्तों ये हमीर महाकाव्य है, ये लिखा गया संस्कृत भाषा में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महाकवि माघ का जन्म किस स्थान पर हुआ? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, एक पुस्तक थी शिशुपाल वध। ठीक है, उसकी जो रचना है वो महाकवि माघ ने की थी। इनका जन्म है वो भीनमाल जालोर में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित है। असुमेलित कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए रसिक प्रिया जो ग्रंथ है ये दोस्तों महाराणा कुंभा ने लिखा, बिल्कुल सही है। हरिकेली नाटक है ये दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा, बिल्कुल सही है। जग उद्धार ये अजीत सिंह ने लिखा, बिल्कुल सही है। ब्रजनिधि ग्रंथावली सवाई जय सिंह, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए जयपुर राजा जो सवाई प्रताप सिंह है, ठीक है, सवाई जय सिंह नहीं, सवाई प्रताप सिंह, ये ब्रजनिधि नाम से कविता लिखते थे। ठीक है, और इनके ग्रंथ हैं वो ब्रजनीति ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हैं। यहाँ पे सवाई प्रताप सिंह आना चाहिए था, सवाई जय सिंह दे रखा है, तो यहाँ पर इसलिए डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, केरे चकवावात रचना है, केरे चकवावात रचना है, तो दोस्तों ये रचना है किसकी? तो ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2012 में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रत्न पुरस्कार है वो दिया गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में असुमेलित है। एक तरफ प्राचीन नाम है, दूसरी तरफ स्थान है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जोहया वाटी, जोहया वाटी, यहाँ पर जालोर दे रखा है। ये क्या जालोर का प्राचीन नाम था? गलत है दोस्तों, ये गंगानगर का प्राचीन नाम था। किसका नाम था ये? जोहया वाटी, तो ये गंगानगर का प्राचीन नाम था। तो यहाँ पर ये पहला ही असुमेलित है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। पुंगल जैसलमेर का प्राचीन नाम, दसपुर झालावाड़ का प्राचीन नाम, व्याघ्रघाट ये बांसवाड़ा का प्राचीन नाम। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर अपने को देखिए सत्य कथन बताना है। कौन सा कथन बताना है? सत्य कथन बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, राजस्थान में संज्ञा संभागीय व्यवस्था 1964 में समाप्त की गई थी। क्या सही है दोस्तों?
1964 है वो इसमें गलत दे रखा है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है वो 1963 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा समाप्त की गई थी। तो पहला कथन ये क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, पुनः संभागीय व्यवस्था 1987 में प्रारंभ की गई। पुनः जो संभागीय व्यवस्था है ये 15 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी के द्वारा प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सिरोही उदयपुर संभाग में स्थित है। सिरोही है ये उदयपुर संभाग में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। सिरोही है ये जोधपुर संभाग का भाग है, तो इसमें ये भी गलत हो जाएगा। नागौर अजमेर संभाग का भाग है, तो दोस्तों ये क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दोस्तों एक तो दूसरा सही है और एक चौथा सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में असुमेलित है। दोस्तों निम्न में असुमेलित है, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात के कितने जिले राजस्थान से टच होते हैं। तो दोस्तों गुजरात के 6 जिलों की जो सीमा है वो राजस्थान से लगती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें यानी कि गुजरात से राजस्थान के 6 जिलों की सीमा लगती है। तो यहाँ पर जो ये 7 है वो गलत दे रखा है, यहाँ पे 6 आना चाहिए था। मध्य प्रदेश के तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 10 जिलों की सीमा लगती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से राजस्थान के 2 जिलों की सीमा लगती है, हरियाणा से 7 जिलों की सीमा लगती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है। तो दोस्तों वो है झालावाड़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार झालावाड़, ठीक है। तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान के जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। राजस्थान के जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है वो कौन सा है। यहाँ पे क्रम आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले जोधपुर, फिर बीकानेर, फिर जयपुर, फिर अलवर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर। ये क्रम बिल्कुल सही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप छोटी छोटी झाड़ियां व घास के झुंड के आसपास दिखाई देता है। बताइए, निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप छोटी छोटी झाड़ियां व घास के झुंड के आसपास दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए सब्र काफिज बालू का स्तूप, सब्र काफिज बालू का स्तूप। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें अरावली के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन यहाँ पर अपने को बताना है। देखिए इसका विस्तार राजस्थान के 7 जिलों में है, बिल्कुल सही है। भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जेएनयू अरावली पर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रेणी पश्चिमावर्ती मरुस्थल विस्तार को रोकती है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए अरावली पूर्वी राजस्थान में होने वाले रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है, ये कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। और चौथा देखिए, राजस्थान में इसका विस्तार लगभग 80% है, बिल्कुल सही है, लगभग 550 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, गुरु शिखर की ऊंचाई है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों 1722 मीटर है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे फिट में पूछा है, तो दोस्तों फिट में अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो दोस्तों 5650 फीट, 5650 फीट, ये आपने प्रश्न है वो बहुत कम पड़ा होगा, ठीक है। गुरु शिखर की ऊंचाई है तो दोस्तों 5650 फीट है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर है तो वो कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संतूर। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 353 मीटर। आगे देखिए, झारोला पहाड़ किस जिले में है। झारोला पहाड़ है ये दोस्तों कौन से जिले में है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये जालोर जिले में है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर प्रश्न है, भारत में कृषि सुधार हेतु किए प्रयासों में असुमेलित है। भारत में कृषि सुधार हेतु किए गए प्रयासों में असुमेलित कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना 1975 में हुई, बिल्कुल सही है। नाबार्ड की स्थापना 1984 दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी,
कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, यहाँ पर 84 दे रखा है, असुमेलित है ये। किसान क्रेडिट कार्ड संस्था की स्थापना 1998 में हुई थी। एपीसी यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी की जो स्थापना 1965 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 57 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बहुचर्चित एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि एमएसपी नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर अपने को क्या करना है? उत्तर देना है, ठीक है। और उत्तर भी अपने को किस में देना है? कूट भाषा में अपने को यहाँ पर उत्तर देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्तमान में 23 फसल व गन्ना हेतु एमएसपी की घोषणा की जाती है। ये इसमें पहला ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों, वर्तमान में 24 फसल व गन्ने पर एमएसपी की घोषणा है वो की जाती है, तो यहाँ पर 23 फसल है वो इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। आगे देखिए, एमएसपी की घोषणा सीएसीपी यानी कि कृषि लागत व मूल्य आयोग की सलाह पर की जाती है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें वर्तमान में दोस्तों, इसमें देखिए वर्तमान में C2 लागत पर एमएसपी की घोषणा देती है, बिल्कुल सही है। एमएसपी मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है, ये भी बिल्कुल सही है। सत्य कथन बताना था, पहला गलत है इसमें, बाकी तीनों सत्य हैं, तो यहाँ पर 2, 3, 4 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार द्वारा किस समिति की स्थापना की गई? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कौन सी समिति की स्थापना की गई? तो दोस्तों, अशोक दलबई समिति की जो स्थापना है, अशोक दलबई समिति की जो स्थापना है वो की गई। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर अपने को देखिए नीचे क्या दे रखा है? असत्य कथन बताना है। निम्न कथनों पर अपने को यहाँ पर विचार करना है, और असत्य कथन है वो दोस्तों यहाँ पे अपने को बताना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। दोस्तों देखिए, अब इसमें देखिए पहला कथन देखिए, इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर न्यूनतम रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि न्यूनतम दर रही, बिल्कुल सही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम रही, बिल्कुल सही है। अमन बोरो गेहूं की किस्म है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है दोस्तों। और देखिए, इसमें राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है, तो यहाँ पर अपने को असत्य कथन बताना था, और असत्य कथन दोस्तों इसमें कौन सा? तीसरा नंबर का इसमें असत्य कथन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे फसल में असुमेलित है, बताइए यहाँ पर कौन सा रोग है वो फसल से संबंधित यहाँ पर गलत दे रखा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आपको जो दोस्तों जो ऊपर बताया था अमन और ओस यानी कि अमन और बोरो, वो दोस्तों चावल की किस्म है, ठीक है, गेहूं की किस्म नहीं है, चावल की है। यहाँ पर देखिए, निम्न में असुमेलित है, एक तरफ फसल है दूसरी तरफ रोग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, चावल में डलास्ट रोग होता है, बिल्कुल सही है। चना में ग्रासी सूट, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये ग्रासी सूट है, ये गन्ने का रोग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें चना है, ये गलत दे रखा है, यहाँ पे गन्ना होना चाहिए था। और गेहूं में रतवा रोग होता है, अरहर में स्टेन रॉट रोग होता है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए, एक तरफ उद्योग है दूसरी तरफ प्रथम कारखाना स्थापना वर्ष है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कौन सा उद्योग है, इसका प्रथम कारखाना कब लगाया गया था, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों पहला लोहा इस्पात उद्योग कुल्टी बंगाल में लगाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये लोहा इस्पात कुल्टी 1874 में ये लगाया गया था, ठीक है। देखिए इसके बाद में सीमेंट, दोस्तों सीमेंट उद्योग है, ये 1964 में चेन्नई में लगाया गया था, ठीक है। जहाजरानी, दोस्तों यहाँ पर देखिए जहाजरानी उद्योग है, ये 1941 में हिंदुस्तान शिपयार्ड कलकत्ता में लगाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे जूट
उद्योग ये रिसरा कलकत्ता में लगाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये जूट तो आ जाएगा रिसरा कलकत्ता 1955 में और जहाज रानी विशाखापट्टनम 1941 में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें अब देखिए इसमें द से ब है। ठीक है, द से ब अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में असुमेलित है, निम्न में असुमेलित है, एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है दूसरी तरफ राज्य है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सेल्दा विदकिन ये औद्योगिक क्षेत्र है, केरल दे रखा है जो कि इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों सेल्दा विदकिन औद्योगिक क्षेत्र है ये महाराष्ट्र में स्थित है, केरल इसमें गलत दे रखा है। दिघी पोर्ट है ये महाराष्ट्र में है, पीतमपुर घाट ये मध्य प्रदेश में है, खुसखेड़ा भिवाड़ी ये राजस्थान में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न है, देखिए एक तरफ इस्पात संयंत्र है दूसरी तरफ है सहयोगी देश है। राउरकेला इस्पात संयंत्र है तो दोस्तों ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। भिलाई जो इस्पात संयंत्र है ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। ठीक है, बोकारो है दोस्तों ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया और दुर्गापुर है ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। तो यहाँ पे ब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब यानी कि द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए लोहा इस्पात उद्योग के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए भारत स्पंज आयरन उत्पादन में दूसरे स्थान पर स्थित है। दोस्तों भारत स्पंज आयरन उत्पादन में दूसरे स्थान पर नहीं प्रथम स्थान पर ये स्थित है, यानी कि प्रथम स्थान पर है ये भारत। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन ये क्या है इसमें असत्य है। दूसरा देखिए टिस्को की स्थापना 1907 में साक्षी झारखंड में की गई, बिल्कुल सही है। इसको की स्थापना 1918 बर्नपुल बंगाल में की गई और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना 1923 में भद्रावती में की गई, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जो कि असत्य दे रखा है। आगे देखिए भारत में तेल शोधनशालाओं में असुमेलित है, एक तरफ तेल शोधनशाला है दूसरी तरफ राज्य है। यहाँ पे देखिए बरौनी उत्तर प्रदेश दे रखा है, दोस्तों गलत हो जाएगा। ये बरौनी तेल शोधन है ये कहाँ पर है, तो ये बिहार में स्थित है। ठीक है, नारीमन ये तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ ये असम में है, कोयली ये गुजरात में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए असुमेलित कीजिए, एक तरफ संस्थान है दूसरी तरफ स्थान है, एक तरफ संस्थान दूसरी तरफ स्थान है। तो यहाँ पे देखिए केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है, ये कुर्ग में है। ठीक है, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र है ये कुर्ग में है। ठीक है, और देखिए इसमें चावल राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक में है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान एक कानपुर में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चाय की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों यहाँ पे अपने को सत्य कथन बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। देखिए यहाँ पर भौगोलिक दशा 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए चाय की फसल के लिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा देखिए दक्षिण भारत में केरल सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है, ये दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत हो जाएगा। दोस्तों दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन तमिलनाडु करता है और संपूर्ण भारत में असम में 50% चाय का उत्पादन होता है, तो ये इसमें गलत दे रखा है। विश्व में चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सत्य कथन बताना था, 1 और 3 इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गेहूं की फसल के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए भारत का गेहूं उत्पादन में तीसरा स्थान है, यानी कि गेहूं के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। तापमान प्रारंभ में 10 डिग्री से 15 डिग्री, बाद में 20 से 25 डिग्री की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। गेहूं में 45 से 50% कार्बोहाइड्रेट होता है, ये इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों देखिए गेहूं में इसमें 8 से 15% तो क्या होता है, प्रोटीन होता है, और 65 से 70% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पे
65 से 70% होना चाहिए था, 45 से 50% दे रखा है, तो यह असत्य कथन हो जाएगा। गेहूं में ग्लूटोनिक नामक प्रोटीन की अधिकता होती है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, असुमेलित युग्म है, एक तरफ इकाई है, दूसरी तरफ स्थान है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान मोटर्स इकाई है, ये कहाँ पर है, तो ये चेन्नई दे रखा है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोस्तों हिंदुस्तान मोटर्स कलकत्ता में स्थापित है ये, ठीक है, और अशोक लीलैंड है ये चेन्नई में स्थापित है। सनराइज इंडस्ट्री बेंगलुरु में है, मारुति उद्योग गुरुग्राम में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये पुणे में है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, असुमेलित युग्म है, एक तरफ एल्यूमिनियम कंपनी है, दूसरी तरफ सहयोगी देश है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है, इसका सहयोगी देश है सोवियत संघ, बिल्कुल सही है। नाल्को का सहयोगी देश है फ्रांस, बिल्कुल सही है। हिंडाल्को का है यूएसए, बिल्कुल सही है। इंडाल्को यहाँ पर जर्मनी दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है। दोस्तों इंडाल्को 1938 में ये स्थापित की गई थी और कनाडा के सहयोग से स्थापित की गई थी। जर्मनी यहाँ पर गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कागज उद्योग हेतु प्रसिद्ध कागज नगर किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। कागज नगर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 1923 में इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होगा, राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में होगा दोस्तों ये, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए राजस्थान विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार संबंध में कौन सा असुमेलित है। सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार यहाँ पर किसको नहीं दिया गया, गलत कौन सा दे रखा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए 2018 के लिए मंजू देवी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 2016 के लिए गोविंद सिंह डोटासरा और 2017 में ब्रजेंद्र सिंह ओला को दिया गया और 2018 में दोस्तों अभिषेक मटोरिया को दिया गया। यहाँ पर मंजू देवी है वो इसमें गलत दे रखा है। 2019 में ज्ञानचंद पारक को दिया गया, 2020 में संयम लोढ़ा को दिया गया और 2021 में बाबूलाल और मंजू देवी को दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये असुमेलित है इसमें। 74 नंबर प्रश्न है, गीतांजलि के राजस्थानी अनुवाद अंजलि गीतारी के लेखक कौन है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इकराम राजस्थानी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इकराम राजस्थानी। आगे देखिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ, यह आयोजन हुआ दोस्तों 5 से 14 मार्च 2022 को। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और ये 15वां संस्करण था। आगे देखिए यहाँ पर है हुनर हंट योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, सही उत्तर हो जाएगा वो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा ये चलाई जा रही है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बालक की वृद्धि के संबंध में असत्य कथन है, बालक की वृद्धि के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब अपने क्वेश्चन है वो मनोविज्ञान से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों रूपों में हो सकती है, ये इसमें दोस्तों क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वृद्धि धनात्मक होती है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इसमें असत्य कथन दे रखा है। बाकी वृद्धि विकास का संरचनात्मक पक्ष है, बिल्कुल सही है। वृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में निश्चित समय तक ही चलती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है, तो दोस्तों विकास के बारे में सिर्फ एक ही कथन सही है और वो है दोस्तों विकास पूर्व कथनीय है, विकास पूर्व कथनीय है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न, स्मिथ के अनुसार एक 3 वर्ष का बालक लगभग कितने शब्द बोलने में सक्षम होता है, तो दोस्तों एक 3 वर्ष का बालक कितने शब्द बोलने में सक्षम होता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है 896 शब्द बोलने में सक्षम होता है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 896 शब्द, ठीक है। 10 माह में 1 शब्द, 1 वर्ष में 3 से 5 शब्द, 2 वर्ष में 100 से 200 शब्द और 3 वर्ष में 896 शब्द, ठीक है। आगे देखिए कर्मकांडता, कर्मकांड एवं कर्मकांडवाद के बारे में किसने बताया था, तो ये बताया था दोस्तों एरिक्सन ने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विकास में होने वाले परिवर्तनों के बारे में असत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों इसमें असत्य कथन हो जाएगा ये अल्प समय तक टिके रहते हैं, ये अल्प समय तक
टिके रहते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सत्य कथन है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ये परिवर्तन काफ़ी समय तक टिके रहते हैं, अल्प समय तक नहीं। ये प्रगतिशील होते हैं, इनमें क्रमबद्धता होती है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर असत्य कथन है ये। आगे देखिए, एस एल बेम ने लिंग को बताया। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक उपलब्धि बताया है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 83 नंबर प्रश्न है, बालक विकास के किस उपागम के तहत बालक के विकास का उसके व्यवहार के आधार पर अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रयोगात्मक उपागम के, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें जन्म के समय बालक होता है। जन्म के समय बालक होता है तो दोस्तों न तो सामाजिक और न ही असामाजिक होता है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर उसमें हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्ति का विकास में कोई हाथ नहीं होता बल्कि प्रकृति पर ही सब कुछ निर्भर करता है? किसके अनुसार व्यक्ति का विकास में कोई हाथ नहीं होता बल्कि प्रकृति पर ही सब कुछ निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डार्विन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। 86 नंबर प्रश्न है, किसने बालक के ज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया? किसने बालक के ज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जेरोम ब्रूनर ने बालक के ज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मेरिडीथ के अनुसार 11 से 15 वर्ष की आयु में बालक का विकास होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है तीव्र गति से विकास होता है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालकों में रूटिंग प्रतिवर्ष किस आयु में समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों कौन सी आयु में समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों 3 से 6 माह में ये रूटीन प्रतिवर्ष समाप्त हो जाता है, 3 से 6 माह में, ठीक है, बालकों में। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नैतिक यथार्थता, नैतिक यथार्थता शब्द के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस आयु में बालक में तर्क के साथ समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास हो जाता है? किस आयु में बालक में तर्क के साथ समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष की आयु। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अपेक्षाओं को विकासात्मक कार्यों की संज्ञा किसने दी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हैविंग हेस्ट। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, श्रीमती हरलोक के अनुसार विकास के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। श्रीमती हरलोक के अनुसार विकास के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों पुराने लक्षणों का स्थायित्व है। तो यहाँ पर ये असत्य कथन है, वो यहाँ पर है। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 93 नंबर का प्रश्न है, संवेगों के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किया था दोस्तों किसने? तो ये किया था सेक्टर एवं सिंगर ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय साहित्य में कुल कितने प्रकार के संवेगों के बारे में बात की गई? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 8 प्रकार के संवेगों की बात की गई। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वास्तविक आनुवांशिक तत्व या व्यक्ति की आनुवांशिक विरासत या वंश परंपरा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीनोटाइप कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर जीनोटाइप। आगे देखिए, रैंडम केटल के द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा आयाम नहीं बताया गया? रैंडम केटल के द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा आयाम नहीं बताया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंठा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुंठा। आगे देखिए, भारत में गन्ने की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से असत्य कथन कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। भारत में गन्ने की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में असत्य कथन कौन सा है वो बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, गन्ने के लिए आवश्यक तापमान उष्ण और आर्द्र जलवायु के साथ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में आवश्यक है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। गन्ना उत्पादन हेतु गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी आवश्यक है, बिल्कुल सही है। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा घोषित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, CCEA की अध्यक्षता
भारत का वित्त मंत्री करता है, जो कि इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। देखिए CCEA की अध्यक्षता है ये भारत का प्रधानमंत्री करता है, न कि भारत का वित्त मंत्री। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ये की गई दोस्तों 1997 में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ग्रीनफील्ड परियोजना का तात्पर्य ऐसी परियोजना से है जिसमें किसी पूर्व कार्य परियोजना का अनुसरण नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के लिए नोडल विभाग है। ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों वित्त मंत्रालय है, यहाँ पे वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत दे रखा है ना, ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह वित्त मंत्रालय आना चाहिए था। तो ये अपना असत्य कथन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, बाकी इसमें दोनों सही है। आगे देखिए, भारत के विदेश व्यापार के संदर्भ में असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर देखिए, भारत के शीर्ष आयात स्रोत चीन, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका है, बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया कच्चे पाम तेल का दूसरा सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन है, जो कि इसमें दोस्तों गलत दे रखा है। दोस्तों अनुकूल व्यापार संतुलन से आशय क्या है कि उस स्थिति से है जब आयातों के लिए किए गए भुगतान से अधिक हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुकूल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह असत्य कथन है। बाकी मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को देशव्यापी स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से की गई, बिल्कुल सही है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर, क्योंकि यह सत्य कथन है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 19 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 18 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, और फोल्डर का नाम है दोस्तों सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें, और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।